वेरी गुड इवनिंग। द रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लियर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो रिएक्शन के मैकेनिज्म से रिलेटेड होगा कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो वो जो रिएक्शन है वो किन किन पैरामीटर से पास होगी, उस रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी होगी, किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स होंगे। गुड इट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। फाइन। तो बेटा इसका ब्रीफ ओवरव्यू मैंने लास्ट क्लास में दिया था कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बॉन्ड क्लीवेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बेटा इसकी बात करें तो ये दो तरह से हो सकता है। इट कैन प्रोसीड आउट बाय टू मेथड। द क्लीवेज में बी होमोलाइटिक और द क्लीवेज में बी हेट्रोलाइटिक, क्लियर। तो बॉन्ड क्लीवेज दो तरह से होगा, इट में बी होमोलाइटिक और इट में बी हेट्रोलाइटिक। तो write down this is homolytic cleavage and the next one is heterolytic cleavage. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्लियर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। ध्यान से समझना, नाम से पता चल रहा है होमो और हेट्रो। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमो। होमो का मतलब क्या है? All one. एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म और सिमिलर और सेम, क्लियर। होमो का मतलब एक जैसा और हेट्रो का मतलब समवॉट डिफरेंट। अब यहाँ पे होमो से मतलब है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन बेटा किसी वाई एटम से अटैच है, कार्बन एक बॉन्ड वाई एटम के साथ बना रहा है। तो यदि इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े ताकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो, दोनों में बढ़ जाए, गेटिंग माय पॉइंट। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर करेस्पॉन्डिंग टू वन बॉन्ड। एक बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. सर 2। वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, गुड इट। तो जब यूनिफॉर्म क्लीवेज होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, such type of cleavage is homolytic cleavage. So as a result of this cleavage, free radicals are formed. जैसे carbon free radical and this is Y free radical, like that. Clear? तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे homolytic को? When the shared electron, when the shared electron are equally distributed to bonded atom, distributed to bonded atom, very important, क्लियर। तो यदि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ही हम क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज, क्लियर। तो वाइस वर्सा यदि हेटेरो की बात करें तो जैसे कार्बन इज अटैच टू एटम एक्स, मान लीजिए बॉन्ड जो है किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्लियर। लेट्स सपोज एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाए, लाइक दैट। तो क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ? नो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड टूवर्ड सिंगल एटम। तो देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन पे क्या जाएगा? प्लस। तो इस हिसाब से बताओ एक्स पे क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, इजंट इट। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? एक्स की तरफ। तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इट इज गेनिंग नेगेटिव चार्ज, एक्स नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव,
clear? That means we can say bonded electrons are not shared uniformly or equally. Uniformly or equally. Bonded electrons shifted toward सिंगल एटम, एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आया समझ में? इसका मतलब यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट क्या बने थे? होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण कौन सी स्पीसीज बनी? एनीवन व्हाट वी कॉल? फ्री रेडिकल। वेरी गुड। जहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो we call them as free radical. That means free radicals are formed as a result of homolytic cleavage. तो बताओ हेटेरो से क्या बनेंगे? कैटाइन और एनाइन। So due to heterolytic cleavage, cations and anions are formed as a result of heterolytic cleavage. Then next देखो कि बेटा इस तरह के क्लीवेज होते कब हैं? What are the different conditions? Getting my point? It is very very important कि यदि हम वो कंडीशन जो इनके लिए फिजिबल है वो जनरेट करेंगे तो ही सर्टेन टाइप के क्लीवेज होंगे। तो जैसे होमो की बात करूं तो इसकी दो बहुत ही फेमस कंडीशन है। यदि कहीं पे सनलाइट का चांस है, इफ देयर इज एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और पेरोक्साइड रेडिकल, यदि सनलाइट हो तो भी चलेगा या फिर पेरोक्साइड रिएजेंट हुआ तो भी चलेगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है होमोलाइटिक की। गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन के टर्म में बात करें कि कब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो फर्स्ट कंडीशन इज सनलाइट। याद रखना बेटा, मैक्सिमम केसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे Cl2, इस क्लोरीन गैस के बीच में बताओ क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल की डबल? सिंगल। तो यदि क्लोरीन पे सनलाइट गिर गई तो दैट विल कैरी आउट होमोलाइटिक क्लीवेज। तो बताओ कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हुई सनलाइट और दूसरा पेरोक्साइड रिएजेंट। पेरोक्साइड रिएजेंट, यदि पेरोक्साइड कैटलिस्ट हुआ तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हेटेरोलाइटिक, तो याद रखना हेटेरोलाइटिक तब होता है जब कोई पोलर मीडियम हो। इन केस ऑफ पोलर मीडियम, इन केस ऑफ पोलर मीडियम, यदि पोलर सॉल्वेंट है तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और पेरोक्साइड सॉल्वेंट हुआ तो होमोलाइटिक। एंड नाउ लास्ट डिफरेंस आप खुद से बताओ कि बेटा होमोलाइटिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए या डिफरेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट? होमो के अंदर सेम। वेरी गुड, सेम होनी चाहिए। यदि सेम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और बताओ हेटेरो के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी डिफरेंट। क्लियर? तो यहाँ पे इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए और यहाँ पे इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? तो लास्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of bonded atom, electronegativity of bonded atom is same or nearly same, is nearly same, is same or nearly same। बट यदि हम हेटेरो की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of bonded atom should be differ, note down।
टेक स्क्रीनशॉट। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा दूसरा स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो याद रखना है कि बॉन्ड दो तरह से ब्रेक हो सकते हैं, या तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या फिर हेट्रोलाइटिक। होमो का मतलब सेम, सेम का मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हेट्रो मीन डिफरेंट, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर हमने देखा कि इसके अंदर फ्री रेडिकल बनेंगे और इसमें कैटायन और एनायन। क्लियर? नाउ कंडीशन की बात करें तो दिस इज सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएजेंट, और इसकी कंडीशन होती है पोलर मीडियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में बात करें तो होमोलाइटिक के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? सिमिलर। और हेट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला स्टेप था बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड क्लीवेज। इसको बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं बेटा। गॉट इट? इट इज सेम। ठीक है, तो कहीं कहीं से आपको बेटा बॉन्ड फ्यूजन मिल सकता है। नेक्स्ट राइट डाउन सेकंड स्टेप इज ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट ट्रांजिशन स्टेट। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो राइट डाउन ट्रांजिशन स्टेट। वर्ड में बात करें लैंग्वेज में तो इट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप। वो स्टेप जिस स्टेप में या तो बॉन्ड टूटता है या फिर बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो ट्रांजिशन स्टेप इट इज द बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। क्लियर? तो ये जो स्टेप होता है इस स्टेप में या तो बॉन्ड बनता है या फिर बॉन्ड ब्रेक होता है। याद रखना जितने भी स्टेप होंगे एवरी स्टेप हैज ट्रांजिशन स्टेट। एवरी स्टेप हैज ट्रांजिशन स्टेट। कि जितने भी स्टेप होंगे रिएक्शन में उतने ट्रांजिशन स्टेप होंगे। मान लो रिएक्शन के 3 स्टेप हैं, तो बताओ 3 स्टेप में कितने ट्रांजिशन स्टेप होंगे? 3। 3। एग्जैक्टली 3 स्टेप की रिएक्शन है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, और 4 स्टेप की रिएक्शन हुई तो 4 ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? तो इन जनरल हम बात करें, देखो पहले समझते हैं ट्रांजिशन स्टेट होता है। देखो जैसे ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मैं रिएक्शन ऑर्गेनिक के लेके समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहेगा। डन? देखो रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव यू 2HI। तो देख के बताओ रिएक्टेंट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। वन इज H2 एंड द अदर इज I2 एंड द प्रोडक्ट इज HI। क्लियर? अब ध्यान से समझना बेटा, जब रिएक्टेंट थे तो बॉन्ड किस किस के बीच में था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन के बीच। और प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? HI के। क्लियर? तो देख के बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ और कौन सा बना? HH बॉन्ड टूटा, II बॉन्ड टूटा, और बना कौन सा बॉन्ड? HI बॉन्ड। क्लियर? तो इसका ट्रांजिशन स्टेप कुछ ऐसा बनेगा। सही, ये HH मॉलिक्यूल II से रिएक्ट करेंगे तो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट। बेटा ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब एक तरह से बदलाव, यहाँ से यहाँ। ट्रांजिशन मीन शिफ्टिंग। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्टिंग कैसे हुई, वो रिप्रेजेंट होता है ट्रांजिशन स्टेट से। क्लियर? तो पहले देखो बॉन्ड H और H के बीच में था, फिर बॉन्ड I और I के बीच में था। अब ट्रांजिशन कैसे हुआ देखो, HI HI लाइक दैट। तो कैन यू शो द न्यू बॉन्ड एंड ओल्ड बॉन्ड? कौन से न्यू है कौन से ओल्ड है? ये वाला कौन सा बॉन्ड था? Old. वेरी गुड।
ओल्ड, एच एच के बीच में ओल्ड बॉन्ड था, आई आई के बीच में भी Old. कौन सा था? वेरी गुड। और ये जो दो बॉन्ड बने हैं डॉटेड लाइक New. ब्लू कलर वाले, वेरी गुड, जो ब्लू मार्कर से हमने थ्रू किए, दिस इज न्यू बॉन्ड, दिस इज ट्रांजिशन स्टेज, टीएस, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ टीएस, ट्रांजिशन स्टेज। अब देखो पुराने वाले तो टूट जाएंगे और नए वाले रह जाएंगे, तो देखो दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने पे कितने एचआई के मॉलिक्यूल मिले आपको? दो। दिस इज फर्स्ट एचआई एंड दिस इज सेकंड एचआई। क्लियर? तो ये समझ में आया सभी को व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली? Yes, sir. ओके, जसप्रीत, आदित्य, Yes, sir. अगम एंड सारिका, बेटा ये समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगम की आवाज नहीं आई। अगम, I think you are connected via laptop, so maybe that is. चलिए, I think you got it. Otherwise, if you have any doubt, just drop a message. चलिए, तो ये थे बेटा reactant. These were the reactant. This is transition step which convert reactant into product. This is product. अब देखो इसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्राफ है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखो सबसे पहले आप एक नोट डाल के लिखेंगे, राइट डाउन। याद रखना बेटा, किसी रिएक्शन के अंदर इफ अ रिएक्शन हैज एन स्टेप, यदि किसी रिएक्शन के अंदर एन स्टेप है तो बताओ कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे? N. वेरी गुड। हर एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो एन स्टेप है तो एन ही ट्रांजिशन स्टेट होंगी। और याद रखना उससे एक कम इंटरमीडिएट बनता है। एन स्टेप है तो इंटरमीडिएट कितने होंगे? एन माइनस वन। गुड इट? तो एन स्टेप हैज एन ट्रांजिशन स्टेट एंड एन माइनस वन इंटरमीडिएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ध्वनि आज लेट हो गई। ध्वनि आज लेट कैसे हुए आप? ध्वनि Yes, sir. लेट कैसे हुए बेटा आप? Yes, sir. Actually, आज थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। चलो कोई बात नहीं। चलिए देखो, आज रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा 60 टॉपिक पे। तो करंट टॉपिक इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होता है कि किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो जैसे पहले HI बना H2 और I2 के रिएक्शन से, पहले बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन में था और आयोडीन आयोडीन में था। तो फिर देखो ये ट्रांजिशन स्टेप बन रहा है, किस तरह से पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और किस तरह से नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो एच वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड, और HI वाला बॉन्ड बन रहा है, दिस इज न्यू बॉन्ड। तो ये दोनों ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड बन के हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज HI। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमने नोट डाल के लिखा कि इफ अ रिएक्शन हैज एन स्टेप, पहले हमने डेफिनेशन में मेंशन किया था कि एवरी स्टेप हैज ट्रांजिशन स्टेट, कि रिएक्शन के हर एक स्टेप के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर होगी। क्लियर? तो मान लो यदि कोई रिएक्शन एन स्टेप की है तो उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट भी कितने होंगे? एन, और उससे एक कम इंटरमीडिएट बनता है तो एन माइनस वन इंटरमीडिएट बन जाएंगे। अब इंटरमीडिएट डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नाम से पता चल रहा होगा इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में बनता है। जैसे हमने ए से पी बनाना है तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, ए से बी बनता है और फिर बी से पी बनता है। तो बताओ इंटरमीडिएट कौन है इनमें? B. Sir, B. बी। क्लियर? So intermediate are the short-lived species which are formed during the reaction. ठीक है? तो ये याद रखना है।
तो बताओ फॉर एग्जांपल यदि कोई 4 स्टेप की रिएक्शन है तो इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेप बनेंगे? 4 हाउ मेनी ट्रांजिशन? Sir, 4. 4 ट्रांजिशन स्टेप। इसके अंदर इंटरमीडिएट कितने होंगे? 3 3 एग्जैक्टली 3 इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट को हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए ये याद रखो, n स्टेप, n ट्रांजिशन स्टेट, n-1 इंटरमीडिएट। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक, देख कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, दिस इज ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ऊपर हम ले रहे हैं बेटा एनर्जी एक्सिस, वाई एक्सिस इज एनर्जी एंड एक्स एक्सिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। शुरू देखो, दिस वन एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपली रिएक्शन पैरामीटर, टाइम हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, एनीथिंग इट कैन बी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, लाइक दैट। तो यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो याद रखने की जो पीक होती है, दिस पीक इज व्हाट, कैन यू सजेस्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पीक? ये क्या होगी? ये ट्रांजिशन स्टेट है। दिस पीक इज करेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट, लाइक दैट। देखो रिएक्टेंट यहाँ से चला और फिर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना और इसके बाद क्या बन गया? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, कैन यू टेल मी कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की? देखो वाई एक्सिस पे ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ई आर, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ई पी। बताओ कौन सी बड़ी है, ईपी की ई आर? प्रोडक्ट 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 की। क्लियर? तो यहाँ से हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक। तो कैन यू सजेस्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? heat heat is release released वेरी गुड, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। और एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो देखो डेल्टा एच से हम पता करते हैं, डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था। डेल्टा एच होता है बेटा ईपी माइनस ई आर, ईपी माइनस ई आर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे देख के बताओ इस ग्राफ के लिए पर्टिकुलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, पॉजिटिव की नेगेटिव? positive वेरी गुड, ईपी बड़ा है, ईपी इज मोर देन ई आर। तो बड़ा में से छोटा कम करेंगे तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अलग से नोट करके लिखो ऊपर कि डेल्टा एच इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, this signifies that reaction is endothermic. If delta H is negative, that means reaction is exothermic. तो देख के बताओ ये वाली रिएक्शन कौन सी हुई थी? endothermic वेरी गुड, दिस इज एंडोथर्मिक। ऐसे देखते हैं ग्राफ से कोई भी रिएक्शन का टाइप ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, पॉजिटिव आ रहा है तो एंडो, नेगेटिव आएगा तो एक्स। ठीक है? अच्छा तो बताओ इसके अंदर ये रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट आया और बन गया प्रोडक्ट। एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसका मतलब रिएक्शन कितने स्टेप की है? Sir, एक 2. वेरी गुड, सिंगल स्टेप। एक ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे उतने स्टेप की रिएक्शन होगी। अच्छा बताओ इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट होगा? 0 so वेरी गुड, 0, 1-1। एक स्टेप की रिएक्शन है, 1-1 करोगे दैट मीन्स 0 इंटरमीडिएट। इससे हम ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो यहाँ से बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं इस ग्राफ से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करें।
तो राइटिंग समझ में आ जाती है सभी को? Yes, sir. Clearly. यस सर। ओके, अब आप सब जितनी इतनी अच्छी तो नहीं है, बट चलता है नहीं। सुवेनी की राइटिंग आई सो दैट इज वेरी फैंटास्टिक, वेरी गुड हैंड राइटिंग, एंड सहज की भी सही है, अच्छी है। अगम की तो बहुत अच्छी है नहीं। जगप्रीत आदित्य आपकी भी ठीक है, सबकी अच्छी है ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को जो सही से करेगा उसको मेरी तरफ से शाबाश। ग्राफ देखो पहले अच्छे से, ये ग्राफ है एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। ठीक, अब ग्राफ कैसा है, पहले ये रिएक्टेंट यहाँ से ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर और नीचे आता है। तो यहाँ पे तो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। आपको बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू। मान लो ये नीट का क्वेश्चन है, क्लियर? विच ऑफ, सिंगल करेक्ट दूंगा, अदरवाइज इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इज ट्रू। पहला, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्राफ का। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दूसरा, रिएक्शन हैज टू ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे क्वेश्चन यदि बनने लगेंगे तो नीट में सिलेक्शन पक्का। तीसरा, रिएक्शन हैज वन इंटरमीडिएट। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। All of these. Sir, all of these. ऑल अबव आर करेक्ट। तो बताओ वन बाय वन समझाओ। सबसे पहले बताओ एक्सो कैसे हुआ। सबसे पहले आप चेक Sir, करोगे product की एनर्जी ऑफ, energy कम है. वेरी गुड, ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा एच इज व्हाट, प्रोडक्ट नेगेटिव। ईपी, वेरी गुड, ईपी माइनस ईआर। ईपी छोटा है और ईआर बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा कम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब पहला तो सही हो गया। डन। अब इनमें से एक आध सही हो जाए तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे कॉमन सेंस भी लगाना है कि जरूरी नहीं है तीनों ऑप्शन करेक्ट करने। मान लो दो सही हो गया तो फिर तीसरा ऑप्शन कैसे होगा? ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस होगा। तो देखो, तो मैंने क्या बताया बेटा, जो पीक होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। पहले देखो, रिएक्टेंट इस ट्रांजिशन के थ्रू, इसको बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट 1, इस ट्रांजिशन के थ्रू यहाँ पे पहुंचा। बताओ क्या ये प्रोडक्ट है? इज इट प्रोडक्ट? नो, Intermediate. प्रोडक्ट, वेरी गुड, प्रोडक्ट नहीं है तो ये होता क्या है? दिस इज इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट के थ्रू और ऊपर जाएगा एक और ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज TS2, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, और इसके थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? प्रोडक्ट पे। तो इसका मतलब कितने ट्रांजिशन स्टेट दिखते हैं? 2। तो दिस इज करेक्ट। और दो ट्रांजिशन स्टेट, दो ट्रांजिशन स्टेट है तो कितने स्टेप की रिएक्शन होंगी? 2 Two. स्टेप। वेरी गुड। और इंटरमीडिएट कितना बनेगा? 1। So one. 1 इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये भी ठीक है। इसका मतलब कौन सा टिक मारेंगे? विच इज करेक्ट? D. ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हाँ ये ठीक है, बस इसको टिक मार दिया तो फिर दो रह जाएंगे। तो इन करेस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑप्शन वी हैव टू मार्क फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आया होगा। एनी डाउट इन दिस बताओ? एनी डाउट? No, sir. फाइन। तो नेक्स्ट डालो। पहला हमने पढ़ा बॉन्ड फिजन, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है।
दूसरा हमने पढ़ा ट्रांजिशन स्टेट, तीसरा होता है बेटा आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? तो राइट डाउन दिस इज आरडीएस स्टेप। थर्ड that we have to deal in reaction mechanism is RDS step, rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आरडीएस, आरडीएक्स नहीं लिखना है, क्लियर? बोथ आर डिफरेंट। बताओ आरडीएक्स क्या होता है? दिस इज आरडीएस। क्लियर? आरडीएस का फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर स्टैंड फॉर रेट, डी स्टैंड फॉर डिटरमाइनिंग एंड एस स्टैंड फॉर स्टेप। क्लियर? नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरडीएस? नाम से तो पता चल रहा है कि वो स्टेप जिससे हम क्या पता करेंगे? रेट। क्लियर? इसी स्टेप के थ्रू हम रिएक्शन की रेट निकालेंगे कि किस स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। क्लियर? याद रखना जनरली दिस इज the slowest step of the reaction. Generally, this is the slowest step of the reaction. मतलब ये जो स्टेप होगा सबसे स्लो होगा, ऑब्वियसली स्लो होगा तभी तो हम रेट पता कर पाएंगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कितना टाइम लग रहा है। यदि स्टेप फास्ट हुआ तो क्या रेट एक्यूरेटली बता पाएंगे? नो। So it is generally the slowest step. Next, इसको ट्रिक्स के तौर पे लिख लो, in which intermediates are formed. यदि आपको कोई पूछ ले कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा कौन सा, तो याद रखना जिसके अंदर क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और वो स्लोली बनता है। अनस्टेबल चीजें जल्दी से नहीं बनती। क्लियर? तो RDS means that step in which rate of reaction is determined, and further it is the slowest step of a given reaction. And which is slowest? That step is slowest in which intermediates are formed. Note it down. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिएक्शन रिएजेंट की तरफ। रिएक्शन में किस तरह के रिएजेंट होते हैं? क्लियर? फोर्थ of the heading reaction reagent. तो बेटा रिएक्शन में दो तरह के रिएजेंट आम हैं, ज्यादातर देखे जाते हैं। The one is electrophile and the other is nucleophile. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 तक काम आएगा, इवन नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्टली यहाँ से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? लेट अस अंडरस्टैंड। तो दो तरह के रिएजेंट होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।
तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, put the heading electrophile. What is meaning of electrophile? देखो, इलेक्ट्रो का मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब अट्रैक्शन और लव। तो दो स्पीसीज which are electron loving means they will attract the electron. क्लियर? तो सिंपली बात करें तो we can call these as electron loving species. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगी बताओ? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रीच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो इन अदर वर्ड ये समझ में आया सभी को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके Yes, पास sir. इलेक्ट्रॉन की पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर? so we can call it as electron deficient species. Electron deficient species. Further we can call these as इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। फर्दर याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लुईस एसिड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज लुईस एसिड। यहाँ से हमने एक और नई चीज सीखी, 3 तरह के एसिड आपको नीट तक याद रखने। लुईस एसिड फेज, अरेनियस जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और लोरी ब्रोंस्टिक। क्लियर? ये हम आयोनिक में पढ़ेंगे तीनों डिटेल में। तो बताओ लुईस एसिड क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज लुईस बेस देन? जो एक्सेप्ट नहीं करते। जो डोनेट करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते? हाँ ठीक है, चलिए गुड, अच्छी बात है, सही आपने पॉइंट कैच किया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो तो एसिड होंगे, और जो डोनेट करेंगे वो लुईस बेस। फाइन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसको ये नाम याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड। अब इनके एग्जांपल देखो, क्वेश्चन यहां से बनता है। एग्जांपल, अब याद रखना इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे, बताओ बेटा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इन पे आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. फिर से सोचो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। यस, पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से हुए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करेंगे और क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे? तो दीज आर पॉजिटिवली और न्यूट्रल लेवल, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। याद रखना, दीज आर, एक और डेफिनेशन लिख दो, दीज आर पॉजिटिवली और न्यूट्रल स्पीसीज which accept electron pair, which accept electron pair। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये नेगेटिव नहीं होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, फिर मैं न्यूट्रल के एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है? तो एग्जांपल में पहला लिखूं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इनको सिंपली हम कह सकते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। वो अंडरस्टूड है कि चार्ज पॉजिटिवली होगा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी कैटायन ले लो, ऑब्वियसली कैटायन पे
पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ऑल कैटायन, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप याद रखना, बाकी उसके अलावा सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे H प्लस, जैसे X प्लस, X प्लस में हेलोजन में कोई भी आ सकता है, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, दिस इज NO2 प्लस, NO प्लस, OSO2, OH प्लस, एक्सेट्रा। क्लियर? एक्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट कौन नहीं होंगे? ग्रुप 1 कैटायन। बताओ ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट थे? एल्कली मेटल। याद है ग्रुप 1 हम किसको कहते हैं? एल्कली मेटल। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इनके कैटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। जैसे बात करूं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, बेटा याद रखना। इसी तरह से ग्रुप 2 के कैटायन ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ग्रुप 2 में कौन आता है? बेरिलियम। इसका न्यूमोनिक क्या था? बीटा बेटा मांगे कार एग्जैक्टली, बीटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, डैश डैश डैश, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। नेक्स्ट, और कौन नहीं होगा? Al3 प्लस नहीं होगा, NH4 प्लस नहीं होगा, H3O प्लस भी नहीं होगा। दैट्स इट। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2017 या 18 में, 2017 और 18। तो बच्चे क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को देख के छाप देंगे कि हाँ सर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नॉट लाइक दैट। क्लियर? तो इनको आप अच्छे से याद रखो। क्लियर? नोट इट डाउन, फिर न्यूट्रल बताऊंगा। अच्छा R प्लस बताओ, R प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल? एल्काइल ग्रुप पे प्लस चार्ज Yes, sir. बिल्कुल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल होगा। R प्लस में लिखो। R प्लस का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप पे प्लस, जैसे CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, कोई भी एल्काइल ग्रुप पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। नेक्स्ट राइट डाउन, ये थे पॉजिटिवली। अब न्यूट्रल के एग्जांपल लिखिए। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में बेटा हम 3 कैटेगरी में याद करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली कैटेगरी है न्यूट्रल के अंदर, पहली कैटेगरी स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो स्पीशीज जिनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, जैसे BeCl2, ElCl3, VeF2 एक्सेट्रा। BeCl2 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? 2 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4। वेरी गुड। ElCl3 में 3 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। 6। वेरी गुड, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। BF3 में बताओ 3 हैलोजन बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोरोन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है न्यूट्रल की, वो स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। के बाद में सिर्फ ऊपर का पार्ट करता हूँ। तो न्यूट्रल का पहला पार्ट स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकंड पार्ट लिखो स्पीशीज in which central atom has vacant orbital, vacant d orbital। वो स्पीशीज जिसके अंदर सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल होगा। तो याद रखना थर्ड या थर्ड से हायर पीरियड,
वो एलिमेंट किनके पास d ऑर्बिटल होता है? एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड और हायर पीरियड, ये ट्रिक है। एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड और हायर पीरियड लाइक GaCl3, गैलियम क्लोराइड, CCl5, SnCl2, SnCl4 एक्सेट्रा। इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एलिमेंट दिख लेना यदि थर्ड और हायर पीरियड का है। बताओ गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का। याद है ग्रुप 13 में बिंगन, आलू, गोभी हम लिखते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। बोरोन तो सेकंड पीरियड का, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का, गैलियम कौन से पीरियड का हुआ? फोर्थ का। ठीक है, इसी तरह से टिन को देखो, ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है काशी, गए, संत। तो संत क्या होता है? टिन। तो कार्बन सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का और टिन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। क्लियर? एंड लास्ट, स्पीसीज विथ मल्टीपल बॉन्ड। स्पीसीज विथ मल्टीपल बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। जैसे CO2, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। CS2, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। SO3, it is containing multiple bonds. So CO2, CS2, SO2, etc. That's it. इसके बाद बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। नोट इट डाउन। तो जितने भी केसेस थे वो डिस्कस ऑल द केसेस। यहाँ पे मैंने स्टॉप लगाया, एक्सेप्शन बताया, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप करके बताना घर पे, होमवर्क। नोट डाउन, which of following is not an electrophile? Very important, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। which of following is not an electrophile? First, CO2, second CCl2, third is CH3 CH plus CH3 and fourth is NH4। बताओ which is correct answer? Second. CCl2। फिर से सोचो, Sir, last. लास्ट इज करेक्ट। इसमें अभी भी आपने दिमाग का लगा लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, NH4 प्लस एक्सेप्शन में बताया था। ये आपको लोन पेयर की वजह से लग रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बेटा ये जो CCl2 है इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। यदि ऑक्टेट पूरा होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता। काउंट करके बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। वेरी गुड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है कि चार्ज? दिस इज न्यूट्रल। क्लियर, कोई भी चार्ज नहीं। तो CO2 हमने डिस्कस किया था। CCl2 इसको कहते हैं बेटा कार्बिन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 लॉन पेयर कार्बन, इसको कहते हैं कार्बिन। नोटेड, डायरेक्टली इसको लर्न करो, इंपॉर्टेंट है। जब कार्बन के पास 2 सिंगल बॉन्ड हो और 1 लॉन पेयर, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एनी डाउट इन लेक्चर? सुवनी, सहज, सारिका, आदित्य, No, No, Yashir? sir. No, sir. no, Okay, sir. Uttam. No, Fine. sir. Okay, this is very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जहाँ पे मैंने बताया था एक्सेप्शन, तो उनको तो अच्छे से याद कर लो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, Al3+, NH4+ और H3+। क्लियर? ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। देखिए कार्बिन, when carbon is having lone pair with 2 single bonds. Take a screenshot. बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, और फिर हम इंटरमीडिएट सीखेंगे और टाइप ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।